हरिवंश राय बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 9th कृतिका का ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसका कि सेकंड पार्ट हम अभी पढ़ रहे हैं। वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था, प्रबल झंझावात साथी। देहरादून के उस साल की यादगार है, किस जोर की आंधी आई थी। उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर। टीन की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सबका सौभाग्य। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, और कैसी पत्नी का वियोग, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगनी, निम्न मध्यम वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होंगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं। बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय का मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति की साथी। ये हरिवंश राय बच्चन की जी की बात बता रहे हैं कि कैसे वो एक बार आंधी तूफान में एक पेड़ के नीचे आते आते बचे थे, जो कि हम सबका सौभाग्य था। उसके बाद उन्होंने और अच्छी अच्छी कविताएं की और अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। तो कवि कहते हैं क्योंकि 1930 में ही उनकी भी पत्नी का देहांत हो गया था, पहली पत्नी का, जिसका कि और वो भी बहुत ही मानसिक उद्वेग से गुजर रहे थे। तो लेखक बोल रहे हैं कि मुझे अब समझ में आता है कि वो तूफान उनके अंदर के तूफान से ज्यादा प्रबल नहीं था, क्योंकि वो अंदर से और ज्यादा डिस्टर्ब थे उस समय। और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थी, बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो उनसे, और उनकी बहुत अच्छी साथी थी, इसलिए उनको वो बहुत मिस करते थे। अब हरिवंश राय बच्चन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो बातों के धनी थे, वाणी के धनी थे, उनका हृदय बहुत सॉफ्ट था, लेकिन संकल्प जो थे वो बहुत सॉलिड थे, बहुत फौलाद थे। ऐसे व्यक्ति का साथी। इस देहरादून की सी नहीं मगर भारी बरसात की झमाझम बरखा इलाहाबाद की। गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त। मेजबान मतलब जिनके घर में वो ठहरे हुए थे, बच्चन जी की बात हो रही है, इसरार मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई इस वक्त कुली न तांगा कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था वक्त पर पहुंचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे। कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं स्वयं नहीं। और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था। बराए नाम का मतलब केवल नाम मात्र के लिए ही उनको जानते थे, क्योंकि उनका नाम सुनते थे। तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चन जो थे वो जो बोल देते थे अपनी बात रखने के लिए, वो एक बार आंधी तूफान में भी बिना कुली तांगा के भी वो स्टेशन उन्हें जाना था, तो वो उनको जहां पहुंचना था वो टाइम पर पहुंच गए। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है या आंधी आई हुई है तो वो रुक जाए, वो अपने वायदे के बहुत पक्के थे। मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे, वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह मैं बहुत कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। तो कवि जो थे क्योंकि अकेले रहना पसंद करते थे, तो वो कहते हैं कि इलाहाबाद जो थे उन्हें बच्चन ही खींच कर लाए थे, लेकिन वो उनसे ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, नहीं ज्यादा बातें करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और आपस में जो एक दूसरे के प्रति आदर मान की भावना थी वो बहुत ज्यादा उन्हें वो उनका बहुत आदर करते थे और उससे उन्हें बहुत प्रेम था। मुझे कभी इसकी कभी कोई जरूरत सी न महसूस हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था, जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, और क्यों हो। खैर, ये 36, 37, 37, 38 के साल थे, ये बता रहे हैं 1936, 37, 38, ये 3 सालों की बात बता रहे हैं। क्योंकि कवि को ऐसा लगता था कि जो है उनको समझने वाला कोई नहीं है। बता रहे हैं कि ऐसा उन्हें वहम ही था
कि उनको लगता था कि कोई उन्हें नहीं समझ पाएगा, इसीलिए वो सबसे दूरी बना के चलते थे, वो किसी के साथ भी ज्यादा क्लोज नहीं होते थे। जी हाँ, तो बच्चन ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। तो जब ये बात बता रहे हैं कि जब वो देहरादून आए बच्चन, तो उन्होंने उनसे बोला, जब वो कंपाउंड्री कर रहे थे उस दुकान पे, है ना, तो वो बच्चन ने उनसे बोला कि तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो इत्यादि। हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे, तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वो क्या नुस्खा लिख देते थे, कैल्शियम लैक्टेट 3 टाइम्स अ डे, है ना। मतलब एक कॉमन सी दवाई वो सबके लिए लिख देते थे, और उसका उन कंपाउंडरी, क्योंकि वो उनके खून में वैसे भी नहीं थी, उन्हें तो लेखक बनना था, उनकी असली प्रतिभा लेखन में थी, तो इसलिए वो उसको एंजॉय तो नहीं कर रहे थे अपने उस काम को। तो वो वैसे भी देख रहे थे कि ये तो कुछ भी लिख देते हैं डॉक्टर मरीजों को। कैल्शियम लैक्टेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया, बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया था। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा, एक अर्थ में अब भी है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, जब भी तुम इस काबिल हो जाओ, यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए, तब वापस कर देना, चिंता मत करो। ना इस काबिल हुआ और ना मैंने चिंता की। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटेक कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था। कहीं ना कहीं ये बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत सी महसूस नहीं हुई, शायद ऐसा। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी, तो वह एक यही कि मुझे अब कविता, हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है। ये हरिवंश राय बच्चन हैं, जो कि उस समय का उनका फोटो है। तो जो लेखक हैं वो ये बता रहे हैं कि जो बच्चन जी थे, उन्होंने उनका एमए में दाखिला भी करवाया यूनिवर्सिटी में कि आप पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, और साथ साथ में कविताएं भी करते रहो। और उनसे पैसे बोले कि जब कुछ कमाने लगो तो पैसा वापस कर देना। तो कवि जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि मैं कभी भी इस काबिल नहीं हुआ और नहीं मैंने चिंता की, अर्थात वो बहुत बेफिक्र थे, और उनका अभी भी कुछ, उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि लेखक जो थे, बच्चन जो थे, वो उस समय अंग्रेजी में फाइनल कर चुके थे, एमए कर चुके थे, और 10 साल मास्टरी भी कर चुके थे। वो जो थे 11th-12th में ही ट्यूशंस लेने लगे थे और पढ़ाने लगे थे बच्चों को। तो और उसके बाद बीटी भी जो थे, उन्होंने बीटी भी की थी, एक ट्रेनिंग कोर्स होता है ये, जो कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए जरूरी था। तो उनका ये था कि ये मैं भी पढ़ रहा हूँ तो ये भी पढ़ ले, और साथ साथ में कविताएं भी करता रहे, और ताकि इससे नौकरी करने से पैसों की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि कवियों को बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिला करते थे, इसलिए साथ में साथ कवि जो थे वो कुछ ना कुछ नौकरी करते रहते थे। लेकिन जो लेखक थे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं करनी थी। उनके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे सरकारी नौकरी, इसलिए जो था, उन्होंने इसको उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। अब जो उन्हें केवल सचमुच कोई बात उन्हें समझ में आती थी, तो वह यही कि मुझे हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है। अब वो थोड़ा सा कविता को लेकर सचेत हो गए कि मुझे ये लिखना है, जिससे कि मेरा रब्ता बिल्कुल छूट छूट चुका था। रब्ता मतलब नाता। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे, क्योंकि बीच में वो बहुत साल कंपाउंड्री करने लगे, 2-3 साल उन्होंने कंपाउंड्री की, तो वो थोड़ा थोड़ा हिंदी भाषा के नियम कानून भूल गए थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी रही नहीं थी, और घर में खालिस उर्दू के ही वातावरण में पला था।
बीए में भी उर्दू ही एक विषय लिया था। गजल मेरी भावुकता और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। जैसी भी कुछ थी अपनी थी। तो कवि जो थे वो कह रहे हैं कि अब मैंने सोचा कि मुझे अब हिंदी कविता लिखनी चाहिए सीरियसली, लेकिन क्योंकि हिंदी इनकी भाषा प्रथम नहीं थी, वो उर्दू का ही वातावरण में पाया था, उर्दू ही उनका एक सब्जेक्ट था। और जो गजल लिखा करते थे, शायद विषयांतर हो रहा था, मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़, मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उसको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बार पहले भी सन 33 में प्रीवियस का इम्तिहान देने बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी। तो लेखक जो थे, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतने डिस्टर्ब रहा करते थे और अपने कैरियर के लिए अभी उन्हें दिशाहीन थे थोड़ा सा, इसलिए वो बार बार पढ़ाई जो थे वो बीच में छोड़ देते थे। और ये जो सरस्वती और चांद, ये उस समय की मैगजीन्स थी जिसमें साहित्यिक रचनाएं छपा करती थी, और साहित्यकारों के लिए गर्व की बात मानी जाती थी अगर उसमें कोई रचना छप जाती थी। बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित, अभ्युदय भी एक मैगजीन है, मेरे एक सानेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तव में यह खालिस सोनेट है, यद्यपि मुझे उनसे मतभेद है। बहरहाल तो सन 37 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम, मात्रा और सदैव एकांततः अपने लिए या तो अंग्रेजी था, तो क्या करते थे ये लोग, अंग्रेजी में बात करते थे, या उन्होंने लिखा है अफसोस, है ना, मतलब अब उनको इस बात का अफसोस है कि हम लोग हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी में बात करते थे। और उर्दू गजल, अगर कुछ कविताएं गजलें कहनी होती थी तो वो गजल के रूप में उर्दू में करते थे, लेकिन हिंदी उस समय इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। हाँ, आज एक बात के लिए मैं पछाही सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी ना हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। वो कहते हैं कि क्योंकि वो अपने कहते हैं सीधे साधे जाट परिवार से थे, तो ऐसा कोई भाषाओं को लेकर कोई ऐसे नहीं था कि ये नहीं बोलनी वो नहीं बोलनी। और उस समय बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता भी नहीं थी देश में, बहुत ज्यादा भाषा को हिंदू लोग बहुत बहुत सारे आप देखेंगे लेखकों को, उस समय उर्दू जो थी वो बहुत अच्छे से बोली जाती थी, लोग प्रेमचंद भी देखिए उर्दू में रचनाएं करते थे। तो वो और इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया स्कूल थे, तो अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य था, तो वो अंग्रेजी सब लोग अंग्रेजी के ही माध्यम से बातचीत करते थे। तो वो कह रहे हैं कि अफसोस इतना है कि मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका, कि वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा सीख नहीं पाए एज अ लैंग्वेज, लेकिन बोलते उनके में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये लैंग्वेज बोलनी है या नहीं। हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। निराला और पंत कौन है? दोनों बहुत बड़े हिंदी के कवि हैं। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास, इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मिलने से वाला प्रोत्साहन, और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के। ना, तो लेखक कह रहे हैं कि हिंदी आज भी मुझे अपनी ओर खींचती है। वो कह रहे हैं ऐसे मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के बावजूद भी हमें हिंदी अपनी ओर खींचती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका अगला भाग। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आ रहा है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।